नमस्कार। मैं हूं अरुण सक्सेना और आज हम देखेंगे कि बिल्डर के खिलाफ कैसे एक्शन लेना कंज्यूमर कोर्ट में। जो नया कंज्यूमर एक्ट आया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ये कंज्यूमर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर क्या क्या प्रावधान है और बिल्डर के खिलाफ आप कैसे एक्शन ले सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट में। मेरा नाम है अरुण सक्सेना। मैं अध्यक्ष हूँ इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल का और करीब 20-22 साल से मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन में काम कर रहा हूँ और काफ़ी कंज्यूमर्स को मैंने मदद की है, उनकी परेशानियाँ दूर करवाई हैं और कंज्यूमर कोर्ट में काफ़ी केसेस फाइल किए हैं और बहुत सारे केसेस में हम लोग जीते भी हैं और काफ़ी केसेस आउट ऑफ कोर्ट सेटल भी हो गए हैं। तो बिल्डर के खिलाफ अगर आपकी कोई कंप्लेंट है तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। ICRPC 1997 से काम कर रही है और ये संस्था काफ़ी अच्छा काम कर रही है और मीडिया ने भी इसको काफ़ी कवरेज दिया है। ICRPC के बारे में फोर्ब्स मैगजीन USA में भी छपा है, तो इससे ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि ICRPC का काम कितना अच्छा है और काफ़ी लोग इसकी सराहना कर रहे हैं। हमारी सारी सर्विसेज आपके घर पर ही आती हैं, आपके डेस्कटॉप पे आती हैं। सारा कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ ईमेल के द्वारा होता है। इवन डॉक्यूमेंट्स भी आप ईमेल से भेज सकते हैं या ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। कंप्लेंट भी आप ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं, तो आपको कहीं भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप ICRPC को कंप्लेंट कर सकते हैं अपने घर से। हमारा एक सिद्धांत है कि हम लोग किसी से डोनेशन नहीं लेते हैं और ना ही कोई एडवर्टाइजमेंट लेते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। हम लोग इसलिए करते हैं ऐसा क्योंकि क्या है कि अगर हम एडवर्टाइजमेंट लेने लगेंगे तो लोगों को लगेगा कि जिस कंपनी का एडवर्टाइजमेंट हम ले रहे हैं उसके खिलाफ हम कैसे शिकायत करेंगे, उसके खिलाफ हम कैसे जाएंगे, क्योंकि हमने तो उससे पैसा लिया हुआ है। तो इसलिए हम लोग किसी से पैसा नहीं लेते, ना कोई प्राइवेट कंपनी से डोनेशन लेते हैं, ना कोई गवर्नमेंट से कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस ली है। ये जो काम है मैं कोई बिजनेस के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा शौक है, मेरा पैशन है और मैं कंज्यूमर्स की मदद करने के लिए ये काम कर रहा हूँ। तो आज हम देखेंगे कि बिल्डर के खिलाफ कैसे शिकायत करना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का कैसे उपयोग में लाना और किस तरीके से चीटिंग होती है, किस तरीके से बिल्डर आपको मूर्ख बनाता है और कैसे आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में आप प्रोटेक्टेड हैं। ये सारी जानकारी आज हम यहाँ देखेंगे। आपकी शिकायतें कई प्रकार की हो सकती हैं। बिल्डर ने आपको फ्लैट की डिलीवरी नहीं दी, बिल्डर ने आपको फ्लैट देर से दिया, बिल्डर ने आपसे ज़्यादा पैसा चार्ज किया, बिल्डर ने आपको कुछ प्रॉमिस किया और उसने वो चीज़ें नहीं दी, फ्लैट की क्वालिटी बहुत ख़राब दी, उसमें लीकेजेस और सीपेजेस हैं, बिल्डर ने आपको पार्किंग प्रॉमिस करी और पार्किंग दी नहीं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो बिल्डर ने आपको कही और बाद में आपको वो सारी चीज़ें दी नहीं। तो इन सब चीज़ों के खिलाफ आप बिल्डर के अगेंस्ट में कंप्लेंट कर सकते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत। बिल्डर कभी कभी क्या करते हैं कि बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट देते हैं न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, या अपना ब्रोशर बनाते हैं बड़ा अट्रैक्टिव और उसमें काफ़ी बड़ी बड़ी बातें लिखी होती हैं। या आप जब उनके ऑफिस जाते हैं तो आपसे बहुत सारी चीज़ें वो प्रॉमिस करते हैं। अगर ये सारी चीज़ें जो उन्होंने प्रॉमिस की हैं वो आपको दी नहीं तो ये जो है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट में आता है। सेक्शन 228 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करता है। तो अगर आपसे बिल्डर ने कुछ भी चीज़ें प्रॉमिस करी और वो आपको दी नहीं और उसने एडवर्टाइजमेंट में जो जी चीज़ें लिखी थी वो कुछ आपको दिया नहीं, तो आप बिल्डर के खिलाफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत कंप्लेंट कर सकते हैं। बहुत बार ये देखा गया है कि बिल्डर ने एडवर्टाइजमेंट निकाला और उसमें बड़ा अच्छा सा स्विमिंग पूल दिखाया हुआ है, क्लब हाउस दिखाया हुआ है और बिल्डर बोलता है कि इस तरीके का मैं क्लब हाउस बनाऊंगा, इस तरीके का स्विमिंग पूल बनाऊंगा, रेस्टोरेंट बनाऊंगा, जिम बनाऊंगा, ये सारी चीज़ें मैं फ्लैट के साथ में दूंगा। लेकिन जब आप फ्लैट खरीदते हैं तो आप देखते हैं कि स्विमिंग पूल के नाम पे एक छोटा सा उसने टब बनाया हुआ है या छोटी सी हौदी या टंकी बनाई हुई है और वो बोलता है ये स्विमिंग पूल है, और छोटा सा कोई एक रूम बना दिया, कहता है ये क्लब हाउस है। तो ये चीज़ें गलत हैं। अगर उसने कोई फ़ोटो आपको दिखाई हो, एडवर्टाइजमेंट दिखाया हो जिसमें क्लब हाउस का स्ट्रक्चर बना हो, उसमें क्या क्या फैसिलिटी हो लिखा हो,
और वो सारी चीज़ें अगर उसने दी नहीं है आपको, तो ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के तहत में आता है और आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, अपना केस फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 228 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का जो एक्ट है उसमें मिसलीडिंग एड के बारे में बताया गया है। आप इसमें देख सकते हैं कि बिल्डर ने अगर आपको झूठा वादा किया है, झूठी वारंटी दी है, झूठी गारंटी दी है, या कोई भी चीज़ आपसे छुपाई हो, आपको मिसलीड किया हो और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी हो, तो ये सारी चीज़ें जो है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट में आ जाती हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के सेक्शन 247 में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के बारे में बात कही गई है। अगर बिल्डर आपसे ये प्रॉमिस करता है कि जो कीमत दिखाई गई है उस पर कोई वो डिस्काउंट देगा आपको, या कोई उसका स्पेशल ऑफर चल रहा है जहाँ पे वो डिस्काउंट दे रहा है, और जब आप अपना फ्लैट खरीदते हैं तो आपको ये डिस्काउंट नहीं दिया जाता, ये स्पेशल कीमत आपको नहीं दी जाती, तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में कवर हो जाता है। तो ऐसे केस में आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का सहारा ले सकते हैं और कंज्यूमर कोर्ट में अपना केस फाइल कर सकते हैं। अगर बिल्डर ने आपको प्रॉमिस किया है कि वो एक गार्डन बनाएगा और बड़ा अच्छा सा लैंडस्केपिंग करेगा, एम्पी थिएटर बनाएगा, बहुत सारी चीज़ें जो उसने प्रॉमिस करी वो आपको नहीं दी, तो ये भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंतर्गत आएगा और आप इसके खिलाफ भी शिकायत कर सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का सेक्शन 247 क्या है वो अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और इसके बारे में बताया गया है कि अगर बिल्डर कंस्ट्रक्शन की डिले करता है इसीलिए ताकि वो आपसे बाद में ज़्यादा पैसा चार्ज करे, ये बोलकर कि कीमतें बढ़ गई हैं, रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया है, इसलिए जो कीमत पहले लागू थी वो अब लागू नहीं होगी और आपको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आता है। और बिल्डर इस तरीके से आपसे ज़्यादा कीमत नहीं ले सकता, क्योंकि एक बार बिल्डर ने आपके साथ जो भी कीमत तय करी है, जिस कीमत का भी कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ किया है, वो उसको ऑनर करना पड़ेगा और उतने ही प्राइस में आपको वो फ्लैट बेचना पड़ेगा। बिल्डर ने अगर किसी भी सर्टिफिकेशन के बिना आपको कोई वारंटी या गारंटी दी है, जैसे कि वो बोलता है कि हमारी बिल्डिंग जो है अर्थक्वेक प्रूफ है या अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है, लेकिन इसका कोई प्रमाण वो देता नहीं है, इसका कोई सर्टिफिकेट किसी अथॉरिटी से वो देता नहीं है, तो ऐसी चीज़ के बारे में हम कैसे विश्वास करें। इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में इसको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर में कवर किया गया है। तो ये सारी चीज़ें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के सेक्शन 247 के अंदर आएंगी और इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल करने के समय। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में सेक्शन 211 में डिफिशिएंसी ऑफ सर्विस के बारे में बात करी गई है। डिफिशिएंसी ऑफ सर्विस क्या होता है? अगर सपोज बिल्डर ने आपको पुअर क्वालिटी के कोई फ्लैट दिया जिसमें लीकेजेस और सीपेजेस हैं, या डिलेड डिलीवरी दी फ्लैट की, जो भी उसने टाइम पोजीशन का दिया था उस टाइम वो पोजीशन आपको नहीं दे पाया, और कई साल कई महीने के बाद अगर वो पोजीशन देता है, तो ये डिफिशिएंसी ऑफ सर्विस होती है। अगर बिल्डर ने आपको अधूरा फ्लैट दिया या बिल्डिंग पूरी तरीके से कंस्ट्रक्ट नहीं करी, तो इस केस में भी डिफिशिएंसी ऑफ सर्विस लागू होती है और आप इसके अंडर कवर्ड हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का आप ये प्रावधान यूज़ कर सकते हैं और कंज्यूमर कोर्ट में जाकर के अपना केस दाखिल कर सकते हैं। बहुत बार ये देखा गया है कि बिल्डर बिल्डिंग तो बना देता है, पोजीशन भी दे देता है, लेकिन जो भी अकाउंट्स हैं वो हाउसिंग सोसाइटी को देता नहीं है या हाउसिंग सोसाइटी बनाता ही नहीं है। तो ऐसे केस में भी ये डिफिशिएंसी ऑफ सर्विस होती है, और ऐसे केस में आप सेक्शन 211 का सहारा ले सकते हैं और कंज्यूमर कोर्ट में बिल्डर के खिलाफ कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है या आपने कोई बिल्डर को लेटर लिखा और कोई उससे जानकारी मांगी और बिल्डर ने आपको अगर ये जानकारी नहीं दी, तो ये भी डिफिशिएंसी ऑफ सर्विस के अंदर में आता है। कभी कभी ये भी देखा गया है कि बिल्डर ने एक ही फ्लैट जो है वो 2-3 लोगों को बेच दिया, और इस तरीके से उसने 3-4 लोगों को, 2-3 लोगों को जिनको भी उसने फ्लैट बेचा सबको मूर्ख बना दिया, तो ये भी डिफिशिएंसी ऑफ सर्विस होती है। पुअर कंस्ट्रक्शन
लीकेजेस, सीपेजेस, जो जो उसने प्रॉमिस किया वो नहीं दिया, पुअर क्वालिटी ऑफ टाइल्स, जो जो एमिनिटीज उसने बिल्डर ने बोली वो नहीं दी आपको, या पुअर क्वालिटी की फिटिंग्स आपके बाथरूम और किचन में दी, तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिफिशियंसी ऑफ सर्विसेज में कवर हो जाती हैं। सेक्शन 241 में रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस का प्रावधान है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में। रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस क्या होता है? इसका मतलब ये है कि बिल्डर ने अगर कोई आपसे शर्त रखी कि अगर आपको हमारा फ्लैट खरीदना है तो आपको पार्किंग लेना भी अनिवार्य है, तो ये एक जो कंडीशन वो लगा रहा है फ्लैट खरीदने के लिए, ये रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस में आती है। तो इसके खिलाफ भी आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का सहारा लेकर के कंज्यूमर कोर्ट में केस दाखिल कर सकते हैं। क्योंकि अगर बिल्डर ने बोला कि आपको पार्किंग लेनी पड़ेगी या क्लब हाउस का आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, ये एक कंडीशन है फ्लैट खरीदने की, या वो बोलता है कि आप अगर हमसे फ्लैट खरीदेंगे तो हमारी कॉलोनी में जो स्कूल है उसमें आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, ये इस तरीके की चीज़ें काफ़ी बिल्डर लोग करते हैं, तो ये रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर में आता है और आप इससे पूरी तरीके से कवर्ड है, प्रोटेक्टेड है। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सेक्शन 241 क्या है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि कैसे बिल्डर जो है वो कोई शर्त रखता है अपना फ्लैट बेचने के लिए और कैसे आपको उससे नुकसान हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो हैं सेक्शन 241 में कवर की गई हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में। अब हम अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे जो सेक्शन 247 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में कवर होता है। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, एक तरफा जो एग्रीमेंट बिल्डर बनाता है वो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है उसको। बिल्डर क्या करता है कि अपने फायदे की सारे जो नियम कानून हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में रख देता है, वो सेल एग्रीमेंट में डाल देता है, और जो कंज्यूमर के हित की चीजें हैं वो उसमें लिखता नहीं है। तो इससे क्या होता है कि आगे चल करके कंज्यूमर को नुकसान हो सकता है। तो ये जो वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट जो बिल्डर लेता है, जो कि कंज्यूमर के लिए ठीक नहीं है, जो कि कंज्यूमर को नुकसान पहुंचा सकता है, तो ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंज्यूमर कोर्ट में रद्द किया जा सकता है। आप बता सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट में जाकर के कि बिल्डर ने जो हमारे साथ जो सेल एग्रीमेंट बनाया है या कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है उसमें वो अपने फ़ायदे की चीज़ें उसने सारी लिख दी और हमारे फ़ायदे की चीज़ें उसने सारी लिखी नहीं, तो इसलिए ऐसा कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जाए और नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाए जिसमें दोनों के हित को बारे में या दोनों के फ़ायदे के बारे में जिक्र हो। तो ये भी एक बहुत अच्छा सेक्शन है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में लागू हो गया है। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि कभी भी बिल्डर आपसे पैसा मांगता रहे, पहले थोड़ा मांगे फिर बाद में थोड़ा और ऐसे कर करके पैसा मांगता रहे और कंस्ट्रक्शन धीरे धीरे करे, मतलब बिल्डिंग कंप्लीट करने के लिए उसको कोई जल्दी नहीं है लेकिन पैसा लेने की बहुत जल्दी है, तो ऐसे में आप 10% से ज़्यादा उसको पैसा दीजिए मत। जो रेरा एक्ट का सेक्शन 13 है उसमें ये कहा गया है कि बिल्डर आपसे फ्लैट कॉस्ट का 10% से ज़्यादा पैसा नहीं ले सकता जब तक वो सेल एग्रीमेंट, रजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट ना बना के आपको दे दे। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि बिल्डर ने अगर आपको रजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट नहीं दिया है तो आप उसको 10% से ज़्यादा पेमेंट बिल्कुल ना दें। जब आप कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल करते हैं तो वहाँ पर आपको कोर्ट फी देना होता है। तो अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये कोर्ट फी के बारे में जानकारी है। अगर आपने 5 लाख रुपए तक का कोई भुगतान किया है तो आपको कोई भी शुल्क देना नहीं है, आपको कोर्ट फी नहीं लगेगी। और अगर आपने 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच में कोई भुगतान किया है कोई भी सामान खरीदने के लिए तो आपको कोर्ट फी 200 रुपये लगेगी, और 10 लाख से 20 लाख के बीच 400 रुपये, और 20 लाख से 50 लाख तक जो है वो 1000 रुपये का शुल्क लगेगा, और 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक आपको कोर्ट फी जो है वो 2000 रुपये लगेगी। जो 1 करोड़ रुपए तक के केसेस होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में दाखिल किए जा सकते हैं। लेकिन अगर भुगतान की गई राशि या अगर आपका कंसिडरेशन अमाउंट जो है वो 1 करोड़ से 10 करोड़ तक है तो आपको स्टेट कंज्यूमर कमीशन में जाना पड़ेगा, और अगर 10 करोड़ के ऊपर है
तो आपको नेशनल कमीशन में जाना पड़ेगा जो दिल्ली में है। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन जो है हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, और स्टेट कंज्यूमर कमीशन जो है वो स्टेट में एक होता है, और जो नेशनल कमीशन है वो दिल्ली में है, नेशनल इंडिया के कैपिटल में है वो। तो इस तरीके से आपके केसेस फाइल होते हैं। तो जो भी आपका कंसिडरेशन अमाउंट है, जो भी अमाउंट आपने पे किया है सामान खरीदने के लिए, तो वो डिसाइड करता है कि आपका केस जो है कौन से कोर्ट में दाखिल होगा। अब देखते हैं कि कंज्यूमर कौन है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने कि कोई भी सामान या सर्विसेज खरीदने के लिए कोई पैसा का भुगतान किया हो या कोई भी कंसिडरेशन दिया हो, तो ऐसा आदमी जो है वो कंज्यूमर होता है। अगर आपने किसी दुकान को कुछ पैसा दिया और उससे सामान खरीदा तो आप कंज्यूमर हो। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि आप कंज्यूमर हो कि नहीं, क्योंकि आपने पैसा दिया है बिल्डर को और बिल्डर से फ्लैट खरीदा है, इसलिए आप बिल्डर के कंज्यूमर हो और आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में कवर्ड हो, और आप अपना केस जो है कंज्यूमर कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और है कि अगर आपने कोई सामान खरीदा और वो सामान कमर्शियल यूज़ के लिए खरीदा है, आप वो सामान अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, कमर्शियल यूज सामान को यूज़ कर रहे हैं, तो आप कंज्यूमर नहीं हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने एक कार खरीदी अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो आप कंज्यूमर हैं, लेकिन अगर आपने 4-5 कारें खरीदी और आप अपने टैक्सी सर्विस चला रहे हैं तो आप कंज्यूमर नहीं हैं, क्योंकि आप ये जो है बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं सारी चीज़ें। लेकिन अगर आपने एक कार खरीदी और आप उसे एज अ टैक्सी चला रहे हैं अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो आप कंज्यूमर हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जहाँ आता है वहाँ आप कंज्यूमर हो, लेकिन जहाँ कमर्शियल चीज़ आ जाती है तो वहाँ आप कंज्यूमर नहीं हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में सेक्शन 34 में जुरिसडिक्शन की बात कही गई है। इसमें यह बताया गया है कि आपको अपनी कंप्लेंट कहाँ फाइल करनी है। तो सेक्शन 34 में ये कहा गया है कि कंज्यूमर जहाँ पे रहता है या जहाँ पे अपना काम करता है, रोजगार करता है, या अपोजिट पार्टी का ऑफिस जहाँ पे है, या अपोजिट पार्टी जो है अपना बिजनेस चलाती है, या अपोजिट पार्टी का कोई एजेंट वहाँ पे है, तो ऐसी जगह आप जो है वो केस फाइल कर सकते हैं। आप ऐसी जगह भी केस फाइल कर सकते हैं जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन हुआ हो। उदाहरण के तौर पे अगर आप जैसे मुंबई में रहते हैं और नागपुर में आपने अपना फ्लैट खरीदा और वहाँ पे उस फ्लैट में अगर आपको कोई तकलीफ हुई या बिल्डर के अगेंस्ट में आपको कुछ कंप्लेंट हुई, तो आप अपना केस जो है वो नागपुर में फाइल कर सकते हैं, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन नागपुर है। आप अपना केस मुंबई में भी फाइल कर सकते हैं क्योंकि आप वहाँ रहते हैं, और आप अपना केस नागपुर में भी फाइल कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे बिल्डर का ऑफिस है और वहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन जनरेट हुआ है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के सेक्शन 100 में बहुत ही अच्छा प्रावधान है। यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर आपने पहले से कोई एक केस कहीं पे लगा रखा है, सपोज आपने कोई सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट में बिल्डर के अगेंस्ट में कोई केस चला रखा है, तो उसके बाद भी आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का सहारा लेकर के कंज्यूमर कोर्ट में अपना केस फाइल कर सकते हैं, दूसरा केस फाइल कर सकते हैं। एक केस तो ऑलरेडी आपका सिविल या क्रिमिनल कोर्ट में चल रहा है, लेकिन सेक्शन 100 ने आपको ये राइट दिया हुआ है कि आप एक और केस जो है वो बिल्डर के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में भी चला सकते हैं। तो इसका फायदा आप लोग खूब उठाएं, क्योंकि क्या होता है जनरली कोई भी कोर्ट में 2 केसेस चलाना अलाउड नहीं है। अब हम समझेंगे कि कंज्यूमर कोर्ट का क्या प्रोसीजर है। एक बार आपकी शिकायत दाखिल होती है तो फिर उसका क्या होता है। तो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अलग अलग स्टेप्स कि कंज्यूमर कोर्ट के अंदर क्या होता है। मैं आपको बताता हूं कि जब आप केस फाइल करते हैं अपना, तो 21 दिन के अंदर एक एडमिशन हियरिंग होती है। एडमिशन हियरिंग में जज आपकी केस फाइल देखता है और फाइनल करता है कि ये केस एक्सेप्ट करना है कि नहीं। ये चीज उसको 21 दिन के अंदर करना होता है। अगर कंज्यूमर कोर्ट आपका केस दाखिल कर लेता है तो कंज्यूमर कोर्ट एक नोटिस बनाता है और जो आपकी जो कंप्लेंट है उसकी एक प्रति अपना नोटिस के साथ कंज्यूमर कोर्ट बिल्डर को भेजेगा, अपोजिट पार्टी को भेजेगा, और अपोजिट पार्टी को या बिल्डर को ये रिक्वेस्ट करेगा कि आपको 30 दिन के अंदर इसका रिप्लाई फाइल करना है। और 30 दिन के अंदर ही एक और जो हियरिंग होगी, जो जिसको फर्स्ट हियरिंग बोलेंगे, वो होगी। तो फर्स्ट हियरिंग के दौरान
जो बिल्डर है या अपोजिट पार्टी है वो अपना रिप्लाई लेकर के कोर्ट में जमा करेगा और एक प्रति आपको देगा। तो जब आपने केस दाखिल किया 21 दिन के अंदर तो एडमिशन हियरिंग हो गई, और फिर अगले 30 दिन के अंदर जो है वो फर्स्ट हियरिंग होगी, और फर्स्ट हियरिंग में जो बिल्डर है वो अपना रिप्लाई आपको दाखिल करेगा। उसके बाद जब आपके पास आपका बिल्डर का रिप्लाई आ जाएगा तो फिर आपको अपना रिप्लाई भी बनाना पड़ेगा, जिसको काउंटर रिप्लाई बोलते हैं या एफिडेविट ऑफ एविडेंस बोलते हैं। तो सेकेंड हियरिंग में आपको अपना एफिडेविट ऑफ एविडेंस देना है, और फिर थर्ड हियरिंग में आर्ग्यूमेंट्स होंगे जहाँ पे बिल्डर भी अपना पक्ष रखेगा, आपको भी अपना पक्ष रखना है, और उसके बाद जो है कोर्ट जजमेंट दे देगा। तो इस तरीके से जो प्रोसेस है कंज्यूमर कोर्ट का कंप्लीट होता है और आपको जजमेंट मिल जाता है। हमारी संस्था इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल ICRPC आपको मदद कर सकती है केस पेपर्स बनाने में, अपोजिट पार्टी को नोटिस देने में, या कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए उसके लिए। हमारा बिल्कुल सिंपल प्रोसेस होता है और सारा कुछ हम लोग ईमेल के द्वारा ही करते हैं, और हमारे पास ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर है जो सब कुछ ऑनलाइन करता है। आपको कहीं पे भी भागना दौड़ना नहीं है, ना ही आपको कोई लॉयर रखना है, ना ही लॉयर के ऊपर कोई पैसे खर्च करने हैं। हमारा बहुत सिंपल प्रोसेस है और आपको घर बैठे सारी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। हमारी जो वेबसाइट है www.icrpc.org, जब आप उस वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्रोसीजर डाउनलोड करने का एक लिंक मिलेगा। तो आप वो लिंक क्लिक करके 2 पेज का जो हमारा प्रोसीजर है, प्रोसीजर फॉर फाइलिंग कंप्लेंट, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप हिंदी में भी डाउनलोड कर सकते हैं और इंग्लिश में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारी वेबसाइट का एड्रेस अभी स्क्रीन पे दिया जा रहा है, आप वहाँ पे जा करके प्रोसीजर डाउनलोड कर लीजिए। प्रोसीजर पढ़ने के बाद आप ऑनलाइन कंप्लेंट फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन कंप्लेंट फॉर्म भी हमारी वेबसाइट पे दिया गया है। ऑनलाइन कंप्लेंट फॉर्म जब आप भरेंगे तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का भी एक फैसिलिटी मिलेगी। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी जो कंप्लेंट के साथ में जो आप हमको डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं वो भी आप ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। आपको कोरियर भेजने की ज़रूरत नहीं है, कोरियर पे पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमारा प्रोसेस जो है बहुत सिंपल है और बहुत इकोनॉमिकल है और बहुत फास्ट है। तो हमने देखा कि बिल्डर के खिलाफ आप कैसे कंप्लेंट कर सकते हैं और क्या क्या आपके राइट्स हैं, बिल्डर कैसे चीट करता है, उसके खिलाफ आप कैसे अपना केस पेपर बना सकते हैं, कौन से सेक्शंस आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों की जानकारी अभी अपन ने देखी। हमें आशा है कि ये सारी जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी और आप उसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे, और अगर किसी बिल्डर ने आपको ठगा है तो आप उसके खिलाफ ज़रूर कंप्लेंट करेंगे। आपको कोई भी अगर जानकारी चाहिए हमसे तो हमारा जो ईमेल आईडी है या टेलीफोन नंबर है वहाँ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम व्हाट्सएप पे भी हैं, इस टेलीफोन नंबर पे जो दिया जा रहा है। हम चाहेंगे कि आप व्हाट्सएप करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बिजी होते हैं तो कॉल्स उठा नहीं पाते या कॉल्स को रिजेक्ट कर देते हैं। तो व्हाट्सएप एक अच्छा साधन है, आप मैसेज छोड़ दीजिए। सबसे बेस्ट तो ये रहेगा कि आप ईमेल भेजें। एक बार ईमेल हमारे पास आ जाता है तो हम लोग उसको डिटेल में रिप्लाई कर देते हैं। तो आज इतना ही, धन्यवाद।